नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जिया चौधरी फिर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट राजस्थान के हिस्ट्री का टॉपिक लेकर। आज देखो, हिस्ट्री के एक टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। राजस्थान के एग्जामों में महत्वपूर्ण एक टॉपिक बनता है मुगल राजपूत संबंधों में, और आज इसी श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे मुगल राजपूत संबंधों में, और खासतौर से जोधपुर रियासत जो थी, मारवाड़ जो रियासत थी, मारवाड़ रियासत के इतिहास की हम चर्चा करेंगे। साथ ही मुगलों से उनके संबंधों की चर्चा करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, तो इसको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो, मुगल राजपूत संबंधों को समझने से पहले अपने को सबको पता है कि मुगल शासन की स्थापना जो है वो हुई थी बाबर के द्वारा। बाबर के बाद में बाबर का युद्ध हुआ राजस्थान में। खानवा का युद्ध प्रसिद्ध था, राणा सांगा से युद्ध हुआ। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह प्रथम तक का हम देखें तो राजस्थान के राजपूत शासकों थे, उनके संबंधों से सवाल आखिर पूछे जाते हैं। तो देखो, आज हम जो चर्चा करेंगे वो हम बात कर रहे हैं मारवाड़ के जो राठौड़ वंश था उसकी, और मुगलों से उनके संबंधों को समझेंगे। तो सबसे पहले जो शासक बना, जिनका हम पढ़ने में देखें तो जो हम मुगलों से संबंध रहा या खानवा के युद्ध से संपर्क रहा, तो वो पहले जो शासक थे उस शासक का नाम था गंगा। शासक का नाम था राव गांगा, जो 1515 में शासक बने और ये 1531 तक शासक रहे। जो राव गांगा थे उनके बारे में महत्वपूर्ण ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इनके बारे में आपको एक ही चीज याद रखनी है कि जो खानवा का युद्ध हुआ था, तो उस खानवा के युद्ध में मारवाड़ के शासक राव गांगा ने भाग लिया था। खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से युद्ध लड़े थे बाबर से। तो पहले जो शासक थे जहां मुगलों से संबंध स्थापित हुआ, मुगलों से संघर्ष हुआ, तो राव गांगा थे। खानवा के युद्ध में 1515 में शासक बने, 1531 तक शासक रहे। और इनके समय में एक और युद्ध आपको साथ साथ में मैं समझा दूं हिस्ट्री के तरफ से, तो इनका युद्ध था सेवकी का युद्ध। ये सेवकी का युद्ध, उनके चाचा का नाम था, राव गांगा के चाचा थे शेखा। तो वो शेखा जोधपुर पर अधिकार करना चाहते थे, और उस समय नागौर के शासक से उन्होंने सहायता ली थी, और नागौर और जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ, जिसमें बीकानेर के शासक का आपको नाम याद रखना चाहिए, जेत सिंह। तो जेत सिंह ने, जब ये युद्ध हुआ 1529 में, ये बीकानेर के शासक थे जेत सिंह, तो बीकानेर के शासक ने राव गांगा की सहायता की थी, और ये युद्ध कहलाया सेवकी का युद्ध 1529 में। तो इस युद्ध में राव गांगा की विजय हुई और नागौर की पराजय हुई थी। दौलत खां नागौर के शासक थे, तो वो उन्होंने उनके जो चाचा थे शेखा, उनकी सहायता की थी, तो उनकी पराजय हुई थी। शेखा मारा गया था इसमें। तो सेवकी का युद्ध था, और राव गांगा ने खानवा के युद्ध में भाग लिया। अब देखो, राव गांगा बड़े सीधे साधे मस्त मौला आदमी थे, थोड़ा ड्रिंक भी कर लिया करते थे, अफीम खा लिया करते थे। तो उनके एक पुत्र थे जो आगे शासक बने थे, उनका नाम था मालदेव। और मालदेव के बारे में कहा जाता है कि एक बार जब राव गांगा थे वो महल की खिड़की में अफीम खा के आराम से ठंडी ठंडी हवा ले रहे थे, तो उनके पुत्र मालदेव ने उनके चरण स्पर्श किए और चरणों को पकड़ के उस खिड़की से गिरा दिया। तो मालदेव ने राव गांगा की हत्या कर दी थी 1531 में। 1531 में, और ये मारवाड़ के पितृहंता शासक थे मालदेव। तो राव गांगा के बाद में 1532 में जो शासक बने वो थे मालदेव। 1532 में, देखो 1531 में शासक बन गए थे, 1531 में गांगा की मृत्यु हो गई थी, लेकिन शासक मालदेव 1532 में बने। इसकी एक वजह यह थी कि पिता की हत्या के बाद में मालदेव पाली चले गए थे, और वहां उन्होंने अब राज्यारोहण किया था, राजगद्दी पर बैठे थे। तो एक दरमियान कुछ समय लग गया था, इसलिए 1532 में मालदेव शासक बने। अब मालदेव की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मालदेव को हशमत वाला राजा भी कहा जाता है, याद रख लेना, हशमत वाला राजा। हशमत का मतलब होता है ऐश्वर्य, वैभव। हशमत वाला राजा भी कहा जाता है। कई बार सवाल पूछा गया है एग्जाम में, हशमत वाला राजा भी कहा जाता है। अब देखो, 1532 में जब मालदेव शासक बने तो उनके जीवन में कुछ घटनाएं जो थी वो महत्वपूर्ण थी। पहला, देखो, मालदेव बड़ा महत्वाकांक्षी शासक था, इसीलिए उन्होंने अपने पिता गांगा की हत्या कर दी थी और खुद शासक बना। शासक बनते ही उन्होंने ताबड़तोड़ आक्रमण किए, कभी नागौर पे, कभी बदराजून पे, कभी बीकानेर पर, कभी मेवाड़ पर भी उन्होंने आक्रमण कर दिया था। मेवाड़ पर आक्रमण और बीकानेर पर भी आक्रमण कर दिया था। तो उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार काफी बढ़ाया।
लेकिन कुछ आपको यहां हम चर्चा करेंगे। एक युद्ध की मैं चर्चा करूंगा, जो युद्ध है पाहेम का युद्ध। देखो, बीकानेर और जोधपुर दोनों एक ही वंश के शासक थे, भाई शासक थे, जोधपुर और बीकानेर वाले। और गंगा का जो युद्ध था, आपने पहले देखा था, गंगा का युद्ध जो शेवकी का युद्ध हुआ था, उसमें बीकानेर के शासक जेत सिंह ने बड़ी सहायता की थी गंगा की। लेकिन मालदेव शासक बनते उन्होंने बीकानेर को हड़पने का निश्चय किया और बीकानेर पर हमला कर दिया, और यह युद्ध कहलाया पाहेम का युद्ध। याद रखने वाली चीज है, पाहेम का युद्ध 1541 में। और मालदेव का सेनापति थे जेता और कूपा, महत्वपूर्ण सेनापति थे जेता और कूपा। तो उस समय भी जो शासक थे वो जेतसी थे। और इस पाहेम के युद्ध में 1541 के युद्ध में बीकानेर राज्य हार गया था। तो देखो, कहां जेतसी ने उसके पिता की सहायता की थी, लेकिन राजनीति ऐसी थी कि कुछ समय बाद में ही उस गंगा के पुत्र मालदेव ने जेतसी को पराजित कर दिया पाहेम के युद्ध में। इसके अलावा उन्होंने, मालदेव ने जैसलमेर पर भी अधिकार किया था। जैसलमेर के शासक थे उस समय लूणकर्ण, काफी महत्वपूर्ण थे लूणकर्ण। अब देखो, लूणकर्ण की कहानी क्या थी। साम्राज्य विस्तार में मालदेव बड़ा हशमत वाला राजा था, वे बहुत बड़ा रहा था, तो उन्होंने जैसलमेर पर हमला कर दिया। जैसलमेर के शासक थे लूणकर्ण। तो जैसलमेर के शासक लूणकर्ण ने बड़ी मिन्नतें मांगकर, बहुत सारे पैसे देकर, कुछ क्षेत्र देकर मालदेव को जब हमला किया तो खुश कर लिया कि यार तू पैसे ले तो थोड़ा सा क्षेत्र ले ले और वापस चला जा। मालदेव संतुष्ट हो गया, जैसलमेर को छोड़ दिया और वापस आ गया। अब लूणकर्ण के मंत्रियों ने समझाया कि यार एक बार तो चला गया, राजनीति में कोई विश्वास नहीं किया जा सकता, चला गया वो तो कल वापस आ जाएगा, रोज रोज कहां से पैसे देंगे, इसका क्या करें, क्योंकि मालदेव तो चारों तरफ हमले कर रहा है, तो हमें भी बख्शने वाला नहीं है मालदेव। तो उसी समय जो लूणकर्ण थे उनके मंत्रियों ने कहा कि हमारे एक बेटी है जिसका नाम था उमादे, क्यों ना हम उमादे की शादी है वो मालदेव से कर दें। उमादे की शादी मालदेव से कर दे, रिलेशन बढ़ जाएंगे, हमले का डर नहीं रहेगा और अपना भी बचाव हो जाएगा। उमादे शादी हो गई थी। उमादे काफी सुंदर थी, तो मालदेव का विवाह कर दिया गया बाद में उमादे से। और इसके साथ में उमादे की एक सहेली थी, एक दासी थी जिसका नाम था भारमली। बड़ी कहानी है, शानदार कहानी है। भारमली उसकी सहेली थी, दासी थी, बचपन से साथ साथ रही थी उमादे के साथ साथ। तो जब शादी हुई इनकी उमादे की मालदेव से, तो भारमली को दासी के रूप में दे दिया। और ये दासी, इतिहास में बड़ी रोचक कहानी है कि इस दासी को लेकर जब मारवाड़ आई या जोधपुर आई उमादे, तो जब उनकी सुहाग रात थी या पहली रात थी, तो उस समय जो मालदेव थे ये भी सनकी आदमी था, दारुड़ा आदमी था, अफीम लेता था, नशे में टल्ली रहता था। तो सुहाग रात के समय उन्होंने नशे में था, तो जब ये भारमली उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आई, तो उसने समझा कि ये उमादे ही है और उसी के साथ उन्होंने रात गुजारी थी। ये खबर जब उमादे को मिली कि ये भारमली पर आसक्त है, तो उमादे ने मालदेव को छोड़ दिया और जोधपुर से चली गई तारागढ़। और यही इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध क्यों हुई? क्योंकि ये मालदेव से रूठ गई और पूरी जिंदगी वो रूठी रही, इसलिए इसको कहते हैं रूठी रानी। ये उमादे बाद में तारागढ़ चली गई। तारागढ़ से बाद में जब शेरशाह ने आक्रमण किया तो तारागढ़ से जोधपुर के आसपास रहने लगी। अब देखो, उमादे की कहानी एक और है। अब बहुत सारे साल गुजरने के बाद में मालदेव को भी लगने लगा कि यार गलती मेरी है, उसकी कोई गलती नहीं थी, क्यों ना मना लिया जाए, उसको वापस जोधपुर लाया जाए। बार बार बदनामी होती है। उसकी पत्नी जो जैसलमेर के राजा की पुत्री थी, राजकुमारी थी, वो आज वहां कहाँ गांव में बैठी है, गलती मेरी थी। उनको रियलाइज हुआ कि यार वापस कोशिश की जाए और उमादे को बुलाया जाए। इसके लिए एक जो मालदेव थे उनके दरबार में एक व्यक्ति थे, ईश्वरदास। अब ईश्वरदास को मालदेव ने कहा कि यार कैसे भी करके उमादे को वापस ले आओ, मेरी बेइज्जती हो रही है, जोधपुर में लोग कह रहे हैं कि रानी बहुत बढ़िया थी, मालदेव सटका हुआ है, दारुड़ा है, ऐसे वगैरह वगैरह बातें हुई। तो ईश्वरदास को उमादे को मनाने के लिए भेजा गया।
जोधपुर के पास ये गांव में उमादे रहती थी और उमादे को मनाने के लिए ईश्वरदास को भेजा गया। तो ईश्वरदास ने वहां जाकर उमादे को कहा कि आप चलो, राजा जी आपको याद कर रहे हैं और आपको चलना चाहिए, आप रानी हो, आपको पटरानी का दर्जा मिलेगा। उमादे ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो सटिया हुआ आदमी है, बेकार आदमी है, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। बहुत बार मनाने के बाद में कहा कि आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपको पटरानी बनाया जाएगा। तो इसके बाद में उमादे राजी हो गई, वो ईश्वरदास के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। अब इधर ईश्वरदास ने जो ही उमादे को मनाया और वहां जो मालदेव की दूसरी रानियां थी उनको ये पता चला कि यार ईश्वरदास जी तो उमादे को लेकर आ रहे और उमादे को पटरानी बनाया जाएगा, सबसे बड़ी रानी बनाया जाएगा, तो हमारी तो फिर हैसियत खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने भी एक व्यक्ति को कहा जिसका नाम था आसानंद। आसानंद, इन आसानंद जी को कहा कि यार आसानंद जी, आप ये जो उमादे आ रही है, ये आ रही है सही आ रही है क्या? तो आसानंद जी कहा बिल्कुल नहीं आना चाहिए उसको, इस हटिए हुए आदमी मालदेव, इसके पास नहीं आना चाहिए, उमादे तो बहुत बढ़िया है। तो कहा कि ये तो आ रही है, आपको कुछ करना चाहिए। तो आसानंद जी जो थे वो जब उमादे आ रही थी तो उनके रास्ते में चले गए उनसे मिलने और एक दोहा बोला। दोहा बड़ा शानदार था। दोहा इस प्रकार था, दोहा उन्होंने कहा, क्या कहा कि मान गए न प्यू मिल, प्यू मिले न मान, मान गए न प्यू मिल, प्यू गए न मान, दोहू गेहन बंद ही एक एक खंबे ठाण। इस प्रकार का एक दोहा था। उन्होंने दोहे में कहा कि हे उमादे, आपको यदि इज्जत चाहिए तो आपको पति नहीं मिलेगा, और यदि आपको पति चाहिए तो इज्जत नहीं मिलेगी, क्योंकि एक ही खंबे पर दो हाथियों को नहीं बैठाया जा सकता। यदि आप जोधपुर आओगी तो आपकी जो इज्जत थी कि उमादे बहुत बढ़िया थी, वो इज्जत खत्म हो जाएगी, पति मिल जाएगा। तो पति रहेगा तो इज्जत नहीं रहेगी, और इज्जत रहेगा तो पति नहीं रहेगी। ये जब वक्तव्य आसानंद ने कहा तो उमादे वापस उन्होंने जोधपुर जाने से मना कर दिया। इस प्रकार आसानंद थे। अब देखो इसमें कहानी बहुत शानदार जुड़ी हुई है। कहानी है भारमली की, भारमली की कहानी, जो दासी थी जिस पर आसक्त थे। अभी भारमली काफी सुंदर थी और ये मालदेव के पास रहती थी, मालदेव उससे प्रेम करता था। अब भारमली जैसलमेर से ही थी। अब एक दिन क्या हुआ कि भारमली को बार बार मन करता था कि यार एक बार जैसलमेर तो मैं जाऊं ही जाऊं, मेरा पियर है, मैं वहां पली बड़ी हूं, वहां मेरी सहेलियां है, मेरे परिचित है, कभी कभी तो जाना चाहिए। तो भारमली अब जाए कैसे? जिस भारमली ने जैसलमेर की राजकुमारी उमादे का घर बर्बाद कर दिया हो, वो जैसलमेर किस मुंह से जाए? तो ये जब भारमली, एक दिन क्या हुआ कि भारमली रो रही थी, पियर की याद आ रही थी। तो मालदेव ने पूछा कि आपके रोने का कारण क्या है? तो उमादे ने कहा कि मुझे पीहर की याद आ रही है। तो कि पीहर चले जाओ। तो उमादे भारमली ने कहा कि पीहर जाऊं किस मुंह से? जाऊंगी तो वहां क्या कहेंगे कि तूने राजकुमारी का घर बर्बाद कर दिया। तो मालदेव ने कहा अच्छा ऐसा कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि चलो, जैसलमेर के शासक को उन्होंने एक पत्र भिजवाया और कहा कि भारमली आ रही है और भारमली को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब जाऊं, अब क्या कर लेगा जैसलमेर के शासक, छोटे से शासक, मालदेव बहुत बड़े राजा। तो अब देखो भारमली को वहां भेज दिया और साथ में हिदायत दी कि भारमली को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो भारमली चली गई जैसलमेर। अब भारमली बड़ी सुंदर थी। जैसलमेर जाते ही अब उसके सामने तो कोई कुछ कहे नहीं कि भारमली ने उमादे का घर बर्बाद किया, जैसलमेर की राजकुमारी का घर बर्बाद कर दिया, अब कहे नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर तो यही। अब सबने सोचा कि यार भारमली का कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो वहां की जो उमादे की मां थी, उमादे की मां थी, उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम था बागा, जिसका नाम था बागा, बागा या बाघा, बाघा बॉर्डर बना हुआ है ना, तो बाघा उनका भाई था। बाघा कोटड़ा, कोटड़ा एक जगह थी। तो बाघा को बुलाया कि यार इस भारमली का कोई इलाज करो आप। बाघा बड़ा डाकू टाइप का आदमी था, तो अब बुलाया तो सीधी साधे आदमी को तो बुला के क्या करेंगे, तो उसको बुलाया कि बाघा आप आओ, भारमली का कुछ करो, नहीं तो हमें हजम नहीं हो रही है। भारमली बड़ी सुंदर है, क्या पता यहाँ भी कोई
गड़बड़ नहीं कर दे। तो उसके बाद में बाघा आया और बाघा आते ही वहां से भारमली को उठाकर अपने साथ ले गया। अब बाघा बड़ा मस्त और वो भारमली काफी सुंदर थी, तो भारमली को जब बाघा उठाकर ले गया तो कुछ समय बाद में इन दोनों में आपस में प्रेम हो गया। अब भारमली ने पहले मालदेव पे डोरे डाले, मालदेव का घर बर्बाद किया, अब बाघा के साथ चली गई। बाघा भारमली का प्रेम बढ़ने लगा, शानदार प्रेम हो गया। जैसे डोला मारू के आपने सुने होंगे, तो वैसा ही राजस्थान के इतिहास में बाघा भारमली का प्रेम था। उसी बाघा को, ये कहानी थोड़ी लंबी है लेकिन देखो, बाघा और भारमली वहां रहने लगे और इधर मालदेव भारमली को लाने के लिए उतावला था कि भारमली को लेके आओ, मेरी तो एक बदनामी हो गई, मेरा घर बर्बाद कर दिया, पहले ही उमादेव को लेके चले, उमादेव को बर्बाद कर दिया और अब वहां बैठी। तो उन्होंने, एक व्यक्ति थे जिसका आपने जिक्र किया था जो दोहे बोल रहा था पहले, आसानंद, इसी आसानंद को भारमली को लाने के लिए भेजा। और जब आसानंद भारमली से मिलने गया या बाघा से मिलने गया तो उनके प्रेम को देखकर आसानंद बहुत प्रभावित हुए और आसानंद वहीं रह गए। और जब ये जो बाघा थे, इन बाघा की मृत्यु हो गई तो भारमली उनके साथ, बाघा के साथ क्या हो गई थी, सती हो गई थी। अब देखो, एक बड़ा शानदार दोहा लिखा था आसानंद ने इस बाघा भारमली के प्रेम पर कि जहां गिरवर तहां मोरिया, जहां गिरवर तहां मोरिया, जहां सरवर तहां हंस। वापस बहुत शानदार आसानंद ने दोहा लिखा था कि जहां गिरवर तहां मोरिया, मतलब जहां पहाड़ है वहां मोर है, जहां गिरवर तहां मोरिया, जहां सरवर तहां हंस, जहां सरोवर है वहां हंस है, जहां बागा तहां भारमली, कि जहां बागा है वहां क्या है, भारमली। और लास्ट में कहा जहां दारू तहां मंस। बहुत शानदार दोहा था। जहां गिरवर तहां मोरियार, जहां सरोवर तहां हंस, जहां बागा तहां भारमली, जहां दारू तहां मंस, जहां दारू है वहां मांस है। तो इस प्रकार आसानंद और भारमली और बाघा के प्रेम कहानी थी और उमादेव रूठी रानी थी। और उमादेव जिंदगी भर बाद में कभी नहीं आई मालदेव के पास में, और वो उसके बाद में उनके एक पुत्र था, खुद का पुत्र नहीं हुआ लेकिन एक दूसरा पुत्र था राम, और उसी राम के साथ में ये रही। तो ये थी उमादेव की कहानी और रूठी रानी की कहानी। और रूठी रानी बाद में जब मालदेव की मृत्यु हुई तो उसकी पगड़ी के साथ शहीद हो गई, पगड़ी के साथ, क्योंकि मालदेव के पास गई नहीं, तो जब मालदेव मरे तो मालदेव की पगड़ी को लेकर शहीद हो गई थी। ये कहानी थी जैसलमेर की कहानी। पाहेब का हमने सुना। अब देखो, मालदेव के में गिरी सामेल का युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544 का, थोड़ा सा इसका जिक्र कर लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। गिरी सामेल का जो युद्ध है वो शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ था। अब इसकी भी लंबी कहानी है, हिस्ट्री में बहुत लंबी कहानी है। देखो, बाबर के बाद में शासक बने हुमायूं। हुमायूं 1540 में एक शासक व्यक्ति थे जिसका नाम था शेरशाह। शेरशाह और हुमायूं के मध्य संघर्ष होने लगा, कन्नौज का युद्ध हुआ और शेरशाह शक्तिशाली बनकर दिल्ली का शासक बन गया। उस कन्नौज के युद्ध से पहले मालदेव ने कहा था हुमायूं को कि मैं आपकी सहायता के लिए तैयार हूं, लेकिन हुमायूं ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में शेरशाह शासक बन गए। अब शेरशाह मालदेव से नाराज थे तो शेरशाह ने अपने साम्राज्य विस्तार, मालदेव भी शक्तिशाली थे और शेरशाह भी शक्तिशाली थे, तो शेरशाह ने मालदेव पर आक्रमण कर दिया। और यह युद्ध था गिरी सामेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 में, जिसमें बड़े धोखे से शेरशाह जीता था। ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जेता और कुपा, इसमें भी सेनापति जेता और कुपा थे। और इस युद्ध में सामदाम दंड भेद से शेरशाह जीत गए थे बड़ी मुश्किल से, और उनके मुंह से निकला था कि यार मैं जीत गया, बाकी हारने वाला था। इसलिए उनके मुंह से निकला कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मतलब छोटा सा रियासत, दिल्ली का शासक हूं मैं, और यहाँ रेगिस्तान में क्या होता बाजरा, तो एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं दिल्ली सल्तनत खो देता। मुट्ठी भर बाजरे की कहानी आई, ये स्टेटमेंट आया हुआ है बार बार एग्जाम में कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं दिल्ली की बादशाहत खो देता, के लिए दिल्ली की बादशाहत खो देता, ये कथन था। और ये इस प्रकार थे मालदेव का मोटा मोट हमने देखा। हुमायूं से संपर्क हुआ, हुमायूं बाद में जोधपुर आए भी थे लेकिन मालदेव ने उसकी सहायता नहीं की थी क्योंकि हारने के बाद में आए थे। तो मालदेव का हमने जिक्र पढ़ा। मालदेव के बाद में बात करें तो मालदेव के 3 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम था राम, जो उमादेव के साथ रहता था, बाद में उमादेव के साथ चला गया। दूसरे का नाम था उदय सिंह, जो कि बाद में शासक बने, और तीसरे का नाम था चंद्रसेन। तो देखो, राम
उदय सिंह और चंद्रसेन आराम बड़े थे, उदय सिंह बड़े थे, लेकिन शासक किसको बढ़ा दिया गया? चंद्रसेन को शासक बना दिया गया। अब ये दोनों पुत्र संतुष्ट नहीं हुए, भाई चंद्रसेन को शासक बना दिया, चंद्रसेन सबसे बड़ा नहीं था लेकिन चंद्रसेन को शासक बना दिया गया और चंद्रसेन ने 1562 से लेकर 1581 तक शासन किया, जोधपुर के शासक रहे। अब देखो इस चंद्रसेन की कहानी क्या थी। चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है, भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है, भूला बिसरा राजा, प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है, अग्रगामी, क्योंकि प्रताप से पहले जो छापामार युद्ध था, महाराणा प्रताप ने जो छापामार युद्ध मुगलों से लड़ा था, उससे पहले चंद्रसेन लड़ता था। अब वो चंद्रसेन 1562 से 1581 तक शासक बढ़ा, लेकिन उधर हुमायूं के बाद में अकबर शासक हो गया था और अकबर ने 1564 में जोधपुर पर आक्रमण किया और जोधपुर पर अधिकार कर लिया। 1562 में शासक बने बेचारे बड़ी मुश्किल से, और ये जो उदय सिंह थे, ये उदय सिंह आक्रमण का कारण क्या था कि उदय सिंह कहां चले गए थे? अकबर के पास, और कह रहे थे कि मुझे शासक बनाओ। तो इस मौके का फायदा उठाकर अकबर ने आक्रमण किया और 1564 में जोधपुर पर अधिकार कर लिया। अब जोधपुर पर अधिकार तो कर लिया, लेकिन इधर जो चंद्रसेन थे वो जंगल में चले गए, भद्राजून चले गए। उसके बाद में वो मुगलों को परेशान करते रहते थे, बार बार हमला करते रहते थे उनके ठिकानों पर, इसीलिए प्रताप का अग्रगामी कहा गया उनको। भूला बिसरा राजा के ज्यादा इतिहास में है, लेकिन वहां से आक्रमण करते रहे। 1564 में अधिकार हो गया, लेकिन मुगलों का वास्तव में स्थायित्व जोधपुर पर नहीं हुआ। उसी समय 1570 में एक घटना घटी, 3 नवंबर 1570, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, नागौर दरबार का अकबर ने आयोजित करवाया भारमल ने। और इस भारमल ने कहा कि यहां नागौर में दरबार लगाओ और राजाओं को बुलाओ जो आपकी अधीनता स्वीकार करना चाहते। तो उस समय इस दरबार में राम भी आए, उदय सिंह भी आए, और वापस चंद्रसेन ने सोचा कि क्या पता मुझे ही राजा घोषित कर दे, यदि मैं अधीनता स्वीकार करूं मुझे ही राजा घोषित कर दे। तो तीनों आए, लेकिन वहां जो दरबार था 3 नवंबर 1570 का दरबार था, उसमें अकबर का झुकाव उदय सिंह की तरफ देखा उन्होंने। चंद्रसेन को पता लग गया कि अकबर का जो विचार है वो ये है कि आपको नहीं उदय सिंह को शासक बनाना है। तो ये देखकर चंद्रसेन वापस जंगलों में चला गया और वापस वहां से हमले करता रहा। इस युद्ध के बाद में जो जोधपुर का शासन था वो बीकानेर के शासक राय सिंह को सौंप दिया गया और वहां राय सिंह को व्यवस्था संभालने का दायित्व दिया गया और उधर चंद्रसेन वापस हमले करता रहा। ये स्थिति चलती रही। उसके बाद में 1581 में चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। भागते भागते जोधपुर में वो कभी पूरा अधिकार कर ही नहीं पाए और चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। 81 में मृत्यु हुई। 81 से 83 तक, 1581 से लेकर 83 तक जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया गया। खालसा मतलब सीधा अकबर के अधीन, तो खालसा घोषित कर दिया गया। लेकिन 1583 में उदय सिंह जो अकबर के पास पहले से ही था उसको वापस शासक बना दिया गया और इसी उदय सिंह को मोटा राजा उदय सिंह कहा जाता है। इतिहास में मोटा राजा, थोड़ा मोटा था, थुलथुला था, मोटा राजा उदय सिंह के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 1583 से लेकर 1595 तक जोधपुर का शासन संभाला। और यही मोटा राजा उदय सिंह थे जिन्होंने पहली बार जोधपुर के शासक होते हुए अपनी पुत्री का विवाह, कहने का मतलब है मारवाड़ की पहली राजकुमारी का विवाह मुगलों से किया। तो पहला वैवाहिक संबंध जो किया वो था उदय सिंह के द्वारा और उनकी पुत्री का नाम था मानीबाई भानमती या जगत गुसाई का विवाह 1587 में। नाम याद रखना, पहली जो लड़की थी जो जोधपुर से मुगलों के यहाँ शादी हुई थी उसका नाम था मानीबाई भानमती जगत गुसाई, जिसका विवाह 1587 को किया गया। इसके अलावा मोटा राजा उदय सिंह का एक पुत्र था किशन सिंह और इसी किशन सिंह ने ही किशनगढ़ रियासत का निर्माण किया। किशनगढ़ जो अजमेर में पड़ता है किशनगढ़, तो उस किशनगढ़ के संस्थापक थे किशन सिंह। तो ये था उदय सिंह की जिक्र। उदय सिंह के बाद में बात करें तो शासक बने सूर सिंह। ज्यादा इतिहास नहीं है, मोटा मोट में जो मोस्ट चीजें हैं पूरी बता रहा हूं। सूर सिंह का शासनकाल रहा 1595 से लेकर 1619 तक का शासन सूर सिंह का रहा और इसको अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी सूर सिंह को। तो सवाई राजा की उपाधि देखो, सवाई जय सिंह था जयपुर में, तो वैसे ही जोधपुर में सवाई राजा की उपाधि किसको दी गई? सूर सिंह को। किसने दी? अकबर ने। अकबर ने सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि दी।
इसके बाद में शासक बने गज सिंह 1619 से लेकर 1638 में। और ये जो गज सिंह थे, इन्होंने अकबर की भी सेवा की थी और जहांगीर की भी सेवा की थी। तो दोनों शासकों के साथ साथ रहा अकबर और जहांगीर के साथ। और जहांगीर ने इनको दल थंबन की उपाधि दी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है, गज सिंह को जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि थी। जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि प्रदान की थी। इसके बाद में गज सिंह के बाद की बात करें तो गज सिंह के 3 पुत्र थे। एक का नाम था अमर सिंह, एक का नाम था अचल सिंह और एक का नाम था जसवंत सिंह। देखो 3 पुत्र थे, जिसमें अचल सिंह की जो है, अचल सिंह थे वो अचल नहीं रहे, बचपन में इनकी मृत्यु हो गई। अब पुत्र बचे 2, एक का नाम अमर सिंह और एक का नाम था जसवंत सिंह। अब देखो इनकी कहानी भी बड़ी रोचक है। अब यहां क्या हुआ, शासक को किसको बढ़ाए, तो अमर सिंह थोड़ा चुलबुल पांडे किस्म का आदमी था, लड़ाई झगड़े करने वाला आदमी था, मस्तमौला आदमी था, तलवार, शक्तिशाली शासक व्यक्ति था। अब शक्तिशाली है तो शक्ति का प्रयोग तो करेगा ही कहीं, तो अमर सिंह थोड़ा इस प्रकार का व्यक्ति था। अब अमर सिंह को शासक नहीं बनाया गया। एक रानी थी, जिसका नाम था अनारा बेगम, पासवान थी गज सिंह की पासवान थी अनारा बेगम। तो उन्होंने जसवंत सिंह को शासक बना दिया। अब ये जो अमर सिंह है, इनको नागौर का प्रभार था और ये किसके पास चले गए, दिल्ली दरबार में चले गए। अब देखो अमर सिंह की कहानियां भी बड़ी रोचक है। दो जिक्र इसका आता है। जब दिल्ली दरबार में चले गए थे अमर सिंह, तो वहां जो थे वो थे शाहजहां। तो शाहजहां के समय क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, अमर सिंह बहुत 10-20 दिन तक दिल्ली दरबार में नहीं आए। तो शाहजहां ने पूछा कि आप दिल्ली दरबार में क्यों नहीं आए, 15 दिन हो गए, दिल्ली दरबार में तो रोज आना चाहिए, आपकी नौकरी है, आपको आना चाहिए। तो अमर सिंह ने कहा कि मैं शिकार पे चला गया था, इसलिए नहीं आ पाया 15-20 दिन। क्योंकि ये तो मैंने पहले कहा कि अमर सिंह तो बड़े अलग ही टाइप के व्यक्ति थे, अपनी मन मर्जी के मालिक थे। तो उन्होंने 15-20 दिन नहीं आए। तो उन्होंने शाहजहां ने पूछा कि आपको क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि मैं शिकार पे चला गया था, मेरे पास फुर्सत नहीं थी। तो शाहजहां ने कहा कि आपको दंड देना पड़ेगा। तो अमर सिंह ने कहा कि दंड मेरे पास तो क्या है, केवल एक तलवार है, देख लो, दंड चाहिए था, सीधी सी धमकी। उसी समय शाहजहां के दरबार में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सलावत खां। अब सलावत खां को दंड लेने के लिए अमर सिंह से कि इनसे पैसे, जो दंड है वो वसूल करो आप। सलावत खां अमर सिंह के पास चले गए और कहा कि आपको देना पड़ेगा, दंड देना पड़ेगा, आप क्यों नहीं आए 15 दिन, आपको पेनल्टी लगेगी, आपके जो राज दरबार में नहीं है तो 15 दिन की पेनल्टी लगेगी। अब अमर सिंह ने कहा कि पेनल्टी दे दूंगा, मैं दरबार में आ रहा हूं, वहीं दे दूंगा पेनल्टी तो आपको। अब उसके बाद में अमर सिंह दरबार में आए, शाहजहां से सलाम किया। तो उसी समय सलावत खां उस पर हंसा अमर सिंह पे, और अमर सिंह पे हंसने के बाद में कहा कि ये व्यक्ति गंवार है, मूर्ख है, गंवार कह दिया था। तो उसी भरे दरबार में अमर सिंह ने सलावत खां की गर्दन काट दी थी। ऐसे थे अमर सिंह। और उसके बाद में शाहजहां को मारने के लिए भी अमर सिंह लपका और वहां दरबार में हड़कंप मच गया, भगदड़ मचने लग गई। अमर सिंह इतना शक्तिशाली था। उसके बाद में जो अमर सिंह थे, उनके एक साले थे, वो भी वहीं थे, अर्जुन गौड़। अब उस अर्जुन गौड़ जो साड़ा था अमर सिंह का, उस अर्जुन गौड़ ने धोखे से अमर सिंह को मार दिया था। तो एक साले ने अपनी बहन को विधवा, एक भाई ने अपनी बहन को विधवा कर दिया था अमर सिंह को मारकर। तो अमर सिंह की एक कहानी थी सलावत खां की। एक अमर सिंह के जो मतिरे की राड़ थी। अब मतिरे की राड़ जो थी वो हुई थी 1644 में। अब 1644 में मतिरे की राड़ में क्या हुआ कि इधर नागौर में अमर सिंह जी, उधर देखो बीकानेर में थे करण सिंह जी। बीकानेर के शासक थे, इसमें युद्ध में याद रखना, करण सिंह। अब बीकानेर के शासक करण सिंह थे। तो वहां क्या, नागौर और बीकानेर का बिल्कुल बॉर्डर टच था। तो बीकानेर के किसान के खेत में एक मतिरा लगा और मतिरे की बेल पहुंच गई नागौर में, और नागौर में उधर मतिरा लग गया।
तो ये स्टार्ट क्या हुआ, अब नागौर के लोग तो भाई मतीरे को छोड़ने वाले थोड़ी होते हैं, नागौर में आगे आ गया तो वो उसका हो गया, तो नागौर वालों ने कहा कि मतीरा हमारा है, उधर बीकानेर वाला किसान कह रहा है कि हमारा, तो ये एक लड़ाई स्टार्ट हो गई और उसके बाद में ये लड़ाई बढ़ गई और इधर बीकानेर और नागौर या मारवाड़ के शासकों के मध्य युद्ध स्टार्ट हो गया। और उसके बाद में अमर सिंह ने जिस क्षेत्र में, जिस गांव में वो बेल लगी थी, उस गांव पर ही अधिकार कर लिया और यही इतिहास में क्या थी, मतीरे की राड़ थी। तो अमर सिंह के बारे में हमने पढ़ा, अर्जुन गौड़ ने उनकी हत्या कर दी, ये हमने पढ़ा। मतीरे की राड़ के बारे में थोड़ा थोड़ा मोटा मोट हमने पढ़ा। अमर सिंह की वीरता की कहानियां आपको बार बार देखने को मिल जाएगी। नागौर में अमर सिंह की छतरी बनी हुई है, काफी महत्वपूर्ण। अब शासक रहे, जो शासक थे वो थे जसवंत सिंह। अब देखो जसवंत सिंह शासक तो बन गए, अब इधर क्या हुआ, देखो शाहजहां शासक थे उस समय। शाहजहां हो गए बूढ़े, शाहजहां थोड़े से बूढ़े होने लगे तो उनके 4 पुत्र थे। शाहजहां के 4 पुत्र थे, एक का नाम था दारा शिकोह, एक का नाम था शुजा, एक का नाम था मुराद और एक का नाम था औरंगजेब। ठीक है, अब देखो दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब थे। दारा था, इसको शाहजहां शासक बनाना चाहते थे। दारा सिको जो थे उनको शाहजहां शासक बनाना चाहते हैं। इधर औरंगजेब था, वो बड़ा बदमाश था कि औरंगजेब चाह रहा था कि शासक कौन बनूं मैं, और शक्तिशाली था, उनके पास सेना थी, उनके पास बहुत सारे व्यक्ति जुड़े हुए थे, बहुत सारे मंत्री जुड़े हुए थे। तो इन दोनों के मध्य युद्ध स्टार्ट हो गया। अब इधर जसवंत सिंह के ध्यान देखना, जसवंत सिंह किसके पास था, किसके दरबार में था, शाहजहां के दरबार में था। अब इन दोनों के मध्य दारा और औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध होने लगा, जिसको बोलते हैं, ये पहला जो युद्ध था धर्मत का युद्ध 1658 में। याद रखना, इंडियन हिस्ट्री में भी हम पढ़ेंगे 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ। अब धर्मत उज्जैन के आसपास का क्षेत्र धर्मत, तो धर्मत का युद्ध हुआ। तो इस एक तरफ औरंगजेब थे और एक तरफ शाही सेना थी। औरंगजेब प्लस शाही सेना थी, जिसमें दारा सिकोह, और दारा सिकोह की सहायता के लिए, दारा की सहायता के लिए कौन थे, जसवंत सिंह। और इस युद्ध में औरंगजेब क्या हुआ, विजयी हुआ और जसवंत सिंह घायल हो गए थे, बड़ी मुश्किल से युद्ध क्षेत्र से निकाला गया था। और इसी युद्ध से धर्मत के युद्ध में जब जसवंत सिंह घायल हो गए और घायल होकर वापस जोधपुर आए, तो जोधपुर में उनकी रानी थी जसवंत दे। तो उन्होंने जोधपुर के जो किला था उसके गेट जसवंत सिंह के लिए नहीं खोले उन्होंने, और कहा कि राजपूत या तो शहीद होकर आते हैं या जीत कर आते हैं। तो इस युद्ध में, धर्मत के युद्ध में हारने के बाद में जसवंत सिंह बड़ी मुश्किल से जोधपुर पहुंचा था और उसने बड़ी माफी मांगी थी इसी जसवंत दे से कि मुझे एक बार घुस जाने दो, मैं वापस कभी विजय होकर औरंगजेब को हरा कर आऊंगा। तब जाकर जो रानी थी वो पहले सती होने के लिए तैयार हो गई थी कि तू तो मेरे लिए मर गया, मैं तो सती हो रही हूं। तो धर्मत के युद्ध के बाद में जसवंत सिंह को बड़ी मुश्किल से जोधपुर की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, जोधपुर में घुसने नहीं दिया गया, उसके बड़ी मुश्किल से घुसे कि मैं युद्ध में जीत कर आऊंगा, अगले युद्ध में किसी भी हालत में जिंदा नहीं आऊंगा या तो जीत के आऊंगा, तो ये कहा था। अब देखो धर्मत के युद्ध के बाद में औरंगजेब शक्तिशाली होता गया और दिल्ली पर औरंगजेब का लगभग शासन स्थापित हो गया। उसके बाद में एक और युद्ध हुआ दारा सिकोह और औरंगजेब के, जिसको बोलते हैं दोराई का युद्ध 1659 में। 1659 में दोराई का, अजमेर में पड़ता है दोराई, तो दोराई का युद्ध हुआ, तो जिसमें जसवंत सिंह बिल्कुल साइलेंट रह गया। रानी को कह तो दिया था पहले, लेकिन जसवंत सिंह ने दारा सिकोह की सहायता नहीं की थी। उसके बाद में शासक बन गए थे औरंगजेब, और औरंगजेब शासक बनने के बाद में भी उसको पता था कि जसवंत सिंह ठीक नहीं है। तो जसवंत सिंह की जब मृत्यु हुई 1678 में, तो उन्होंने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है, यह कहा था औरंगजेब ने जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी। तो जसवंत सिंह तक की हमने कहानी को समझा, हमने राव गांगा से लेकर जसवंत सिंह की कहानी को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जसवंत सिंह के बाद क्या होती है, जसवंत सिंह के बाद जो कहानी है वो कहां मोड़ लेती है, राजस्थान के इतिहास में कौन कौन से और शासक हुए मारवाड़ के, तो उसकी अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें जो मुगल और राजपूत संबंध थे जोधपुर के, वो मोटे मोट हमने समझे। आशा है वीडियो आपके नेचुरल से समझ में आया होगा। फिर भी कोई समस्या है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। एक नए वीडियो में
जिसमें और कोई खास जानकारी होगी वो लेकर जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।